प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं गाउस की प्रमेय के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में, जिसका नाम है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और उसका मान कितना आता है, यही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थात गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग को जारी करते हुए हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक समान रूप से आवेशित ऋजुरेखीय धारा आवेशित चालक के समीप तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, उसका मान कितना आता है, ये हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं और परीक्षा में एक लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए जैसे मैंने लिख भी रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आज के इस आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, थ्योरी तो आप देख के नोट्स बना लेंगे, वो बनाना भी चाहिए ताकि आपके पास नोट्स रहेगा तो आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अर्थात उनको अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, कॉपी पेन लेकर तुरंत स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ और समझते रहिए कि मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कोई अनंत विस्तार की, यानी इसका जो क्षेत्रफल है बेटा, ठीक है, क्या अनंत है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपको दिख रहा है कि प्लेट इतनी ही बड़ी नहीं है डियर स्टूडेंट, ये प्लेट बहुत बड़ी है, यानी ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, ये सब साइड को कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और इस प्लेट पर, ठीक है, कौन सा आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटा, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। बात समझ में आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बेटा क्या है, वितरित है। ठीक है, अब इस प्लेट से r दूरी पर बेटा कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, तो आइए इस आर्टिकल को समझने के लिए मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ कि ये जो प्लेट है दरअसल किस टाइप से ये रखी गई है और कि हमें क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे बेटा कि आज ये सिलेंड्रिकल यानी जो बेलनाकार ये पृष्ठ बन रहा है, ये किस प्रकार से बना है, जिसे हम गोसियन पृष्ठ कहते हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जब हम गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, वो अनुप्रयोग नंबर 2 है ये, तो गाउस की प्रमेय क्या होती है, मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था। जब गाउस की प्रमेय पढ़ाई थी तो मैंने बताया थी गाउस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठों पर लागू होती है, अर्थात बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे बेटा, ये जो आपकी चादर है ये 2D चादर है, यानी द्विविमीय चादर है। इसके अंदर दो साइड मेजर कर सकते हैं। अगर ये आपकी मान लो ये आपकी बेटा लेंथ है तो ये आपकी ब्रीथ है, ये आपकी ये लेंथ है तो ये आपकी हाइट है। बात समझ में आ रही है। यानी इस फिगर से हम दो ही चीज़ें बता सकते हैं, इसकी दो ही साइड बता सकते हैं, तो लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई। बात समझ में आ रही है। अर्थात ये 2D स्ट्रक्चर है और 2D स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, हमेशा क्या होते हैं, खुले पृष्ठ होते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, आपके बंद होते हैं यानी क्लोज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और मैंने ये भी बताया था कि जब 2D पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश की से देखते हैं तो दोनों साइडों को देख सकते हैं। ठीक है, एक बाहर की ओर को भी, एक दूसरी ओर को। मतलब कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि इस पर जो क्षेत्रफल सदिश की इस साइड को भी हो सकती है और वो इस साइड को भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो उसमें जो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होती है या क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो ये तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर की बातें हैं। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद जब इन आर्टिकल को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको 100% ये आर्टिकल आपको समझ में आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं हम आज के आर्टिकल के बारे में और मैं बताता हूँ कि इस प्लेट की वास्तविकता क्या है, कि किस प्रकार से रखी गई है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये वो प्लेट है, जो ये प्लेट आपको दिख रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। ये प्लेट इस टाइप से नहीं रखी गई है। ठीक है, जब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है डियर स्टूडेंट तो प्लेट ही इस टाइप से रखी गई है। बात समझ में आ रही है। और इस पर कौन सा आवेश डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, धनावेश समान रूप से वितरित है। बात समझ में आ रही है। और हम जानते हैं बेटा, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पढ़ी थी हमने पढ़ा था
कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक क्वालिटी होती है, विशेष गुण ये होता है कि वो हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणावेश का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं हम केवल धनावेश की बात करेंगे। तो ठीक है कि इस प्लेट से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी हमेशा बाहर क्यों निकलेंगी, मतलब इस देखिए इस साइड में बात समझ में आ रही है, या फिर दूसरी ओर भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ वो इस ओर को आएंगी। बात समझ में आ रही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब हमने पढ़ी थी तो हमेशा बेटा क्या होती हैं, वो धनावेश से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं। देखिए सब क्या निकल रही है, बाहर की ओर को निकल रही है। और देखिए धनावेश है यानी प्लस चार्ज है, तो वही जो प्लस चार्ज है बेटा ये है आपका प्लस चार्ज। बात समझ में आ रही है। ठीक, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा बाहर निकलेंगी, इस साइड को भी बाहर निकल कर आएंगी और इस साइड में भी बेटा बाहर निकल के आएंगी इस टाइप से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम इस चादर की बात करें। ठीक है, तो इस चादर की देखिए मैंने अलग से एक्स्ट्रा समझाने का प्रयास किया है। तो इस चादर पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी। बात समझ में आ रही है, यह। और दूसरी ओर को देखेंगे तो बेटा क्या होगी, वो ये होगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम देख रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये गुजर रही हैं और दोनों को गुजर रही हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सा सर्फेस है, 2D सर्फेस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है बेटा कि ये जो गोशन पृष्ठ हमने खींचा है बेलनाकार, बात समझ में आ रही है, ये बेलनाकार ही क्यों खींचा है, वृत्ताकार क्यों नहीं खींचा। गोशन पृष्ठ बेटा इस टाइप से हो सकता है जैसे डॉट डॉट हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये डॉट डॉट हो रहा है। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया डियर स्टूडेंट। देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर जो क्षेत्रफल सदिश है बेटा ये है और जो विद्युत क्षेत्र है बेटा आपका ये, इनके बीच में थीटा क्या एंगल है, चलो रहा होगा कोई एंगल। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट पर देखिए बेटा क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन पर है और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन पर है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे थीटा बिल्कुल चेंज हो गया, इनके बीच में थीटा 0 हो गया। अब मैं इस पॉइंट पर देख लूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है बेटा ये है और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या है बेटा ये है, तो इनके बीच में थीटा फिर से चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी जैसे जैसे इसके पॉइंटों पर चलेंगे भिन्न भिन्न तो थीटा के मान यहाँ पे क्या हो जाते हैं, होते चले जाएंगे बेटा, चेंज होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसा पृष्ठ चाहिए होता है कि उस पृष्ठ से क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हों। क्योंकि हमने वेदर्स फ्लैक्स को पढ़ रखा है बेटा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पृष्ठ रख दें, ठीक है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो उस पृष्ठ से क्या करता है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि जब ये चादर बेटा ऐसे रखी है आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड को भी आएंगी यानी इस ओर को भी आएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इस ओर को भी आएंगी यानी दोनों ओर को आएंगी। समझने का प्रयास करें, मेरा कहने का चाह रहा हूँ मैं बेटा, देखिए समझें। देखिए ये वो चादर है तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस साइड में भी आएंगी और वो इस साइड में भी आएंगी। तो हमें जो एक पृष्ठ खींचा है, ठीक है, वो हमने चादर के इस ओर भी खींचा और चादर के इस ओर भी खींचा है। वृत्ताकार हमने इसलिए नहीं खींचा है कि वहाँ पर थीटा बार बार चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा कि एक बेलनाकार गोशन पृष्ठ खींचा है, वो चादर के इस ओर को भी और चादर के दूसरी ओर को भी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए चादर से इस चादर से r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा P है, जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बेटा इस गोशन पृष्ठ की बात करूँ, ये जो हमने बेलनाकार पृष्ठ खींचा है हमने क्या कहते हैं बेटा, गोशन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इस गोशन पृष्ठ को बेटा मैंने 3 भागों में बांट रखा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बात समझ में आ रही है। देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, अब हम गोशन पृष्ठ की बात करें, ठीक है, ये जो हमने पृष्ठ खींचा है बेलनाकार, तो ये जो इसके समतल सिरे बेटा देख रहे हैं आप, ये समतल सिरे देख रहे हैं, ये किसके समांतर है, इस प्लेट के समांतर है। इस प्लेट के कैसे हैं बेटा, समांतर है। ठीक है, आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए बेटा कि आपकी प्लेट, आपका ये जो प्लेट है बेटा वो ये है। ठीक है, ये आपकी प्लेट है और ये मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है, गोशन पृष्ठ है। क्या ये आपका गोशन पृष्ठ है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया देख रहे होंगे बेटा, ये जो प्लेन है वो प्लेन ये है। ठीक है, तो ये हमेशा इसकी प्लेट के समांतर है क्या नहीं है, देखिए ध्यान से देखो, ऊपर देखिए उठा कर, यानी ये इसके हमसे क्या है बेटा, पैरेलल है। बस समझ में आ रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस प्लेट की अगर बात करूँ तो इसका जो प्लेट का, इस चादर का जो पृष्ठ है, यानी जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो पृष्ठ है और ये जो अपना गोशन पृष्ठ है, इसका जो समतल सिरा ये है। ठीक है, या दूसरी ओर को देख लीजिए,
दूसरी ओर को भी आपको देखने को मिलेगा इस साइड में, ठीक है। यानी ये इस साइड में समझो, देखो ये यहाँ पे भी देखो इस समतल होगा, और वो सिरा कौन सा होगा बेटा, वो ये वाला सिरा होगा, ये जो आपको दिख रहा है। अच्छा इस सिरे की बात करूँ, ये जो आपको दिख रहा है बेटा वो वाला ये सिरा, तो ये दोनों सिरे जो हैं इसके चादर कैसे हैं बेटा, समांतर हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये इसके समतल सिरे हैं। जबकि अगर हम बात करूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है ये वाली, ठीक है, डार्क वाली, ये क्या है बेटा, इसका गोचन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है। क्या है बेटा, वक्र पृष्ठ है। और बेटा ये क्या है, इस पृष्ठ के वक्र अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखो बेटा इसकी जो बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये क्या बेटा, वक्र पृष्ठ है। ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसा है बेटा, इसके बेटा परपेंडिकुलर है। कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर, अर्थात कैसा है, लंबवत है। यानी इसके बीच में एंगल बन रहा है वो कितने का बनना है, 90 अंश का बनना है, ठीक है। इसलिए इसके वक्र पृष्ठ से होकर जो गिरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा बेटा वो शून्य होगा। क्योंकि हम जब फार्मूला पढ़ेंगे इसका, तो फार्मूला होता है आपका ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा आपका इसमें क्या बेटा, वक्र पृष्ठ पर 90 अंश है। यानी देखिए ये जो बना कर मैं दिखाया हुआ हूँ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ से जो करने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो कितना आएगा बेटा, शून्य आ जाएगा। बस समझ में आ रही है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी यहाँ पे निकाल करके दिखाया था, जब मैंने तार के लिए वैद्युत की तीव्रता निकाली थी। यानी क्वेश्चन नंबर का मान 0 हो जाता है, और जब 0 का मान आ जाएगा बेटा तो फाई का जो मान आएगा बेटा, क्योंकि फार्मूला होता है आपका ई डॉट डी ए में करके दिखा रहा हूँ, देखिए यही होता है ई डी ए कॉस थीटा। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। तो ये जो ई डी ए और कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 की गुणा में करूँगा इसकी, तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 आएगा फाई। यानी इसके वक्र पृष्ठ से, ये जो गोचन पृष्ठ रहेगा बेटा ये वाला, इसके वक्र पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा बेटा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र ई, देखिए बेटा कौन सा आवेश है, ये धनावेश चादर पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होती है। तो तीव्रता तो बाहर को इस साइड को आएगी, और ये फिर वो इस साइड को आएगी, ठीक है। यानी देखिए ये जो एरो का चिन्ह जा रहा है, ये देखिए ई जो कमान जो दिख रहा है आपको, तो ये तो इस साइड हुआ, ठीक है। और इस पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे हम क्षेत्रफल सदिश, इसका हम कोई एरिया ले लें, जैसे हमने ये डार्क कर रखा है, ये डार्क किया मैंने, ये क्षेत्रफल क्या है, छोटा सा एरिया लिया है। किसका एरिया लिया है बेटा, ये छोटा क्षेत्रफल किसका लिया है, हमने इसके वक्र पृष्ठ का लिया है, जिसकी दिशा क्या है बेटा, इस पृष्ठ के लंबवत क्या है बेटा, बाहर की ओर, यानी क्या है, ये डी ए। यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र ई के जो बीच में एंगल कितना है बेटा, वो 90 अंश का है, ठीक है। इसलिए इसके वक्र पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। यानी फाई का जो मान होगा वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, शून्य होगा। जबकि समतल पृष्ठों पर यहाँ पर और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए दोनों क्या बेटा, एक ही दिशा में, अर्थात इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ देखो बेटा अलग है, इसको अपने आर्टिकल में चाहे ना जोड़ें कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये तो अलग की चीज़ रही। तो इसके समतल पृष्ठों पर देखें तो वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी दोनों बेटा एक ही दिशा में, उनके बीच का कोण क्या, 0 है। आप इस सेट को भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी दोनों के एक ही दिशा में, उनके बीच का कोण क्या, 0 है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए बेटा चादर कैसी है, धनावेशी चादर है, ठीक है। और धनावेश से वैद्युत की तीव्रता होती है हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होती है, यानी इस साइड को आएगी या फिर वो इस साइड को आएगी। बस में तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो आइए समझते हैं अपने आर्टिकल को और पढ़ते हैं अपनी थ्योरी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अब एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है, तो अपनी थ्योरी को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। देखिए क्या लिखा है, माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर है जिस पर प्लस की आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा इस प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है। ये आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, मैंने ये भी आपको समझा रखा है। माना इस प्लेट के समीप आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी इस प्लेट से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत की तीव्रता की गणना करनी है। माना प्लेट के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है जो बिंदु P के समीप है, यानी ये जो P डैश है इस बिंदु P के समीप का मतलब क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बेटा क्या है, वो R है। इसका मतलब है समीप होना। बात समझ में आ रही है। ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा, आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये कोई चादर है तो अगर इधर कोई R दूरी पे कोई बिंदु P है, ठीक है, तो इधर कोई भी R दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P डैश है, ठीक है। तो P और P डैश से होकर जाने वाला हम क्या खींचते हैं बेटा, एक बेलनाकार गोचन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो और हमने क्या देखा कि इस गोचन पृष्ठ के, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे। अब मेन चीज़ को देखते हैं
गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश DA और वैद्युत क्षेत्र E परस्पर लंबवत हैं। यानी ये जो मैंने प्रयास किया था ये समझाने का, E और DA कहते परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अतः इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा? शून्य होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब गॉसियन पृष्ठ के समतल सिरों पर एक तो ये वाला समतल सिरा है बेटा, एक समतल सिरा ये है। ठीक है, जिनके क्षेत्रफल इस पृष्ठ के इसके चादरें कैसे हैं बेटा? समांतर हैं। तो समतल सिरों पर क्षेत्रफल से DA और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। देखिए देखो बेटा, दोनों एक ही दिशा में, ये इस साइड में भी और इस साइड में भी। ठीक है, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसके समतल सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। यानी जितना इस गॉसियन पृष्ठ से टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होगा तो क्या होगा? इन पृष्ठों से यानी समतल सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ से तो शून्य आएगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या 90 है, और 90 cos 90 मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो टोटल जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो कहाँ से आएगा? इसके समतल सिरों से आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए अब समझते हैं अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको मैंने देखिए बेटा 3 भागों में बांट रखा है। मैंने आपको बताया था 1, 2 एंड 3। 3 जो है वक्र पृष्ठ का है, वो 1 और 2 जो क्या है बेटा? समतल पृष्ठों पर है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φE प्लस φ3। ठीक है, और ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र ये होता है E डॉट DA। ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है, यानी वैद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ पहले आप उसको पढ़िए, फिर यहाँ पर आकर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखें। जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर बनाए हैं वो बहुत ही ज़रूरी है इन आर्टिकल को समझने के लिए। ठीक है, तो φ1 का मान ये बेटा, φ2 का E डॉट DA, φ3 के लिए ये आ गया। ठीक है, अब φ1 के मैंने बात करूँगा यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये होगा ED cos 0, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा कितना 0। ठीक है, अब φ2 के लिए जो मैं बात करूँगा बेटा, यहाँ पे बात करूँगा, ये भी थीटा का रहेगा 0 रहेगा, यानी ED cos 0 रहेगा। और φ3 जो रहेगा बेटा आपका, ये जो φ3 है, ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा? ED cos 90 रहेगा। क्या रहेगा? cos 90, क्योंकि इसके बीच में थीटा कितना है बेटा? 90 है। ठीक है, cos 90 का मान बेटा 0, cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 का मान क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 की गुणा बेटा इससे कराओगे तो बिल्कुल सेम वैल्यू यही उतर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 से कराओगे तो सेम वैल्यू आएगी, और इसकी जब इससे गुणा कराओगे 0 से तो बेटा क्या हो जाएगा? 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया बेटा, इस ई को क्या करा? बाहर निकाल दिया। इस ई को मैंने यहाँ से क्या करा? बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसकी जब इससे गुणा हो जाएगी पूरी लिमिट से, बस समझ में आ रही है? समाकलन से गुणा होगी तो सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमने नहीं लिखा है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0। ठीक है, अब ई क्या बेटा? आपका नियत है। नियत का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इधर आएगा, ठीक उतना ही मान इधर आएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस R है और ये भी डिस्टेंस R है। ठीक है, सममिति शब्द आया था यहाँ पे। क्या आता है बेटा? सममिति शब्द का यही अर्थ था कि ये जो ए P और P डैश है बेटा, एक दूसरे के सममिति यानी एक दूसरे समान दूरी पर है। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो सम्मिति शब्द था, सम्मति, इसी का मतलब ये था कि ई के मान दोनों साइडों को क्या आएंगे? बराबर आएंगे, क्योंकि पी और पी डैश की बिल्कुल इस चादर से दूरी क्या बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए समझें, तो मैंने ई को बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर क्या रह गया? लिमिट और डी ए। ई को मैंने बाहर निकाल दिया, लिमिट और डी ए। ठीक है, और ये जो लिमिट और डी ए, यानी ऐसे ऐसे जब डी ए जुड़ेंगे बेटा, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे जब डी ए जुड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा बेटा। मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि लिमिट ए पे लगी हुई है और डी ए, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? नहीं, सबका योग जो होगा वो क्षेत्रफल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने पूरे को ए लिखा है, इसको पूरे को मैंने क्या लिखा है बेटा? ए लिखा है। ठीक है, और जब मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 2e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5e बराबर 1e, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2e हो जाएगा। आइए देखिए समझते मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 5e बराबर हो जाएगा 2e। बात समझ में आ गई? इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। बात समझ में आई? अब देखिए गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिन लोगों ने मेरी गाउस की प्रमेय नहीं पढ़ी है वे मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में जा करके गाउस की प्रमेय जरूर पढ़ें, क्योंकि जो आर्टिकल हैं गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या गाउस की प्रमेय के आधार पर ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को अच्छा समझने के लिए आप गाउस की प्रमेय का भी गहन अध्ययन करें, और आप जब उसको मेरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे
तो आई होप कि आपको 100% वहाँ पर समझ में आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको समझने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वीडियो मैंने अपने पहले बनाए हैं, ठीक है, तो मेरे पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इन वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो एक बात और कि साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी महसूस होगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो देखिए हम चल रहे हैं यहाँ पे, तो 5E = 2EA हो गया। ठीक है, अब गाउस की प्रमेय से क्या, गाउस की प्रमेय है 5E = K/ε0। डियर स्टूडेंट, गाउस की प्रमेय है 5E = K/ε0। ठीक है, अब हमने एक बात पढ़ी थी, परंतु पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। यानी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है बच्चों कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों को जरूर आएगी जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे और वो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ताकि अब ये देखिएगा सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, और सिग्मा Q/A है। ये कहाँ से आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया। ठीक है, तो इसलिए मेरे इन टॉपिकों को पहले मेरे वीडियो बने, पहले आप उनको देखिए, उसको देखने वाले इनको देखोगे तो आपको एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बेटा होता है सिग्मा, जिसे लिखते हैं Q/A से। अगर बेटा इसके अपन में बन मालूम, क्या मालूम बेटा, बन मालूम। ठीक है, जब मैं गुणा कर दूँ इसी क्रॉस इस टाइप से, तो Q की गुणा जब बन से करूँगा तो बेटा Q आएगा। ठीक है, ये आ गया Q, और सिग्मा की गुणा A से करूँगा तो क्या जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। यानी Q का मान क्या आ गया बेटा, सिग्मा A के बराबर आ गया। अब गाउस की प्रमेय में ये जो Q है स्टूडेंट, इस Q की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सिग्मा A रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, सिग्मा A। देखिए अब देखिए ये जो 5E है बेटा, ये आ गया, ये जो 5E है बेटा, ये आ गया इक्वल ये आ गया। अब ये जो Q है, Q को नहीं लिखूंगा, Q का मान क्या है बेटा, सिग्मा A, तो मैंने इस Q की जगह मैंने सिग्मा A लिख दिया, और जो नीचे का ε0 है बेटा ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपके बेटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपके पास समीकरण नंबर 1 ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है ये, और समीकरण नंबर 2 ये हो चुकी है। बात समझ में आ रही है। अब हम चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे बच्चों, तो देखिए कि समीकरण 1 में देखिए 5E, और ये समीकरण 2 को 5E, यानी इसकी जो LHS है बेटा बिल्कुल सेम है, LHS बिल्कुल सेम, यानी इसका जो बायां पक्ष है बिल्कुल बराबर है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जिन समीकरणों की LHS आपस में बराबर होती हैं, तो उन समीकरणों की RHS भी आपस में बराबर होती है। क्या समझे स्टूडेंट, कि मैं कह रहा हूँ कि अगर दो समीकरणों की अगर बाएं पक्ष बराबर हैं, देखो ये 5E और ये 5E, तो ये आपस में क्या बराबर हैं, तो इनके जो RHS हैं यानी जो दाएं पक्ष हैं, यानी 2EA और आपका सिग्मा A × ε0, ये भी होंगे आपस में बराबर होंगे। बस समझ में आ रही है, नहीं समझी मेरी बात, समझ में आई होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके जो LHS है यानी जो बाएं पक्ष हैं आपस में बराबर हैं, तो इसके दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया है जो इसके बाएं पक्ष हैं। ठीक है, क्योंकि हमें E का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हमें इस वाली साइड को लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये जो 2E है बेटा, वो देखिए ये आ गया, मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 से 2EA ये आ गया, और समीकरण 2 से सिग्मा A ε0 बेटा ये आ गया, यानी ये आ गया। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से A से A को काट दीजिए, A से A को काट दीजिए। अब जब A से A को बेटा काटोगे आप लोग, ठीक है, A से A कट गया, तो यहाँ से बचेगा 2E, क्या बचा 2E, और यहाँ से बचेगा सिग्मा अपॉन ε0। यानी एक लाइन अगर यहाँ पर बढ़ा कर देखना चाहते हो, तो यहाँ पर के बाद इस A से A कटने के बाद आपके पास मिलेगा 2E। ठीक है, और बचेगा आपके पास इधर सिग्मा अपॉन ε0, सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। अब इसमें E का मान निकालना है, तो E के साथ ये 2 है बेटा, काय में गुणा में, काय में गुणा में, यानी मल्टीप्लाई में, यानी ये जब मल्टीप्लाई में, और जब बेटा ये मल्टीप्लाई में है, अब ये दूसरी तरफ जाएगा, इसका जब पक्षांतर होगा तो ये क्या है, डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है जब भाग में जाएगा तो मतलब अपॉन में जाएगा, और अपॉन में कौन है बेटा, ε0, और 2 के साथ क्या जाएगा, ε0 में आ जाएगा, यानी 2 इसकी 2 की गुणा कैसे हो जाएगी, ε0 में हो जाएगी। और भाग का मतलब क्या कि ये इसके अपॉन में चला जाएगा, किसके अपॉन में, सिग्मा के अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा की चीज़ भाग में आती है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे है, E को मैंने देखो अपनी जगह उतारा है, और ये जो 2 था बेटा कहाँ गया, इसके अपॉन में आ गया, यानी ये आ गया देखो 2, उसे ε0 बेटा ये आ गया। तो और उसका फाइनल आंसर बेटा यही है, और ये इसका प्रूफ है। और न्यूटन प्रति कूलम अर्थात N कूलम इनवर्स। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट
कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस क्वेश्चन की तैयारी अवश्य करें, ठीक है। और इससे जो पिछला वीडियो लेक्चर था आपका अनंत लंबाई का रिजु रेखा अवशिष्ट लक्तार, ठीक है, वो क्वेश्चन भी पिछले साल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप ये समझें कि हर साल गॉस की प्रमेय का एक ना एक अनुप्रयोग निश्चित ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, ठीक है, कि ये जो गॉस के प्रमेय के जितने अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं इनकी तैयारी अवश्य करें, ठीक है। अगर आप इनकी तैयारी नहीं करते हैं तो आप समझ लेना निश्चित ही आप अपने 5 नंबर एग्जाम में से मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अगर कहीं भी बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, कोई आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी समस्या का 100% समाधान करने का प्रयास करूँगा। लेकिन हार नहीं माननी है, ठीक है। आपके हमें 12th क्लास में अच्छे मार्क लेकर ही आने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल तैयारी करते रहें, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सारे विश्व में कोरोना नाम की महामारी ने त्राही त्राही मचा रखी है, जिसके कारण कोई स्कूल कॉलेज तो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। ऐसे में तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं तो तैयारी कैसे हो, बहुत बड़ी समस्या है सभी के सामने। और ये ऐसा नहीं कि पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, इसमें तो सारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है देश की। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, इस बार चाहेंगे तो एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, फिर से आप लोग सब स्कूल जाओगे और सब अपने फ्रेंडों से मिलोगे, पढ़ाई में डिस्कस करोगे। लेकिन फ़िलहाल अब जब तक कि आपके सामने समस्या है स्टूडेंट, तो मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर ना करें, घर पे बैठ करके पढ़ें, ताकि आपका एग्ज़ाम तो निश्चित ही होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए हैं कि अगर स्थिति जब तक एग्ज़ाम तक ऐसी रहेगी तो सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपकी परीक्षाएं ज़रूर की जाएंगी। तो ये अपने के मन में अगर भ्रांति हो कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्ज़ाम होगा और 100% होगा। और ठीक है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अगर लाने हैं, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है घर पे, ठीक है। और मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आप इससे बनाते रहें, क्योंकि अगर नोट्स आपके पास होगा तो आपको बहुत बड़ा इसका बेनिफिट लास्ट में जा कर के मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें और अच्छा मन लगा कर पढ़ें और अच्छे से नंबर ले कर के आएँ। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।